Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 1 आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। आज बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 के वीडियो की। पार्ट 2 में आज हम लोग क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं वो सब तो आपको पता चलता जाएगा। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है। साथ ही अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, हर दिन 2 घंटे की लाइव पढ़नी है, 5 से 7 हम 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। स्पार्टन्स इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू, जिसके अंदर आपको 3 बुक सेट का स्टडी मटेरियल घर पे डिलीवर किया जाएगा। सब चीज का एक्सेस आपको इसके अंदर मिलने जा रहा है। आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। मात्र 10,000 रुपीज की फीस है। तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड होंगे और तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई, मेरे को तो बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो फतेह इज द कोर्स फॉर यू, जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें 9 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे और इसमें आपकी मंडे से फ्राइडे तक बोर्ड्स की तैयारी कराई जाएगी। सैटरडे एंड संडे आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कराई जाएगी। तो ये कमाल का प्रोग्राम होने जा रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आपका कंसेप्ट, फीचर्स और डायमेंशंस करा दिया था। सॉरी, कंसेप्ट, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस करा दिया था। डायमेंशन हमको आज से स्टार्ट करना है, मतलब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, ये सारी बातें हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो भाई जानते हैं सबसे पहले ये माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है। मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूं, पहले से हाईलाइट भी कर दिया है मैंने आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड्स हैं। और इस बार बिजनेस एनवायरनमेंट या कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन नहीं काम करने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पेपर आपका कॉम्पिटेंसी फोकस आने जा रहा है। 2024 से ये पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और आपको तैयारी भी कुछ उसी हिसाब से ही करनी है। चलो भाई समझते हैं। अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। मैंने बताया था ना, मैंने एक बेकरी का बिजनेस खोला है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लेलिस्ट में जाओ और पिछला वीडियो देख लो, तब आप ये वीडियो देखना, ठीक है। अभी यहां पर क्या कर रहा है? ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट जिनका आता है, वो सारे के सारे फोर्सेस आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब इसमें भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है बाबू इंटरनल फैक्टर्स, जो कि बिजनेस के अंदर लाई करता है विद इन अ बिजनेस फर्म, ठीक है ना। और दूसरे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हो गए? वो फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर लाई करते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पढ़ते हैं तो जाके हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट खत्म होगा। आओ जरा देखा जाए कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इंटरनल फैक्टर है कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टडी कर रहे हो, उसका बिलीफ सिस्टम कैसा है, वहां का जो फाउंडर है वो क्या सोचता है, उसकी वैल्यूज कैसी हैं, उसके बिलीफ कैसे हैं और उसका एटीट्यूड क्या है। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये 3 कीवर्ड्स हैं, वैल्यूज, बिलीफ एंड एटीट्यूड्स ऑफ द फाउंडर एंड टॉप मैनेजमेंट। जैसे कि टाटा एक बहुत ही ज्यादा फिलांथ्रोपिकल कंपनी है, बहुत बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टाटा के अंदर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आदमी का, जब वो देखते हैं किसी को भी अपने यहाँ नौकरी पर रखना है। सिमिलरली अगर गूगल की बात करें तो वहां पर क्रिएटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैटर नहीं करता कि आप क्या पहन के आते हो, क्या खा रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो। व्हाट मैटर्स इज द क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो आपका विजन क्या है, आपका वैल्यू, बिलीफ और एटीट्यूड क्या है, इसके ऊपर कॉर्पोरेट कल्चर डिपेंडेंट है और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है और बिजनेस के अंदर लाई करता है। सबको समझ में आ रहा है? दूसरा है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, वो किस चीज के लिए काम कर रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या हासिल करना चाहता है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर क्या 3 चीजें आती हैं? बिजनेस फिलॉसफी क्या है, पर्पस ऑफ कंपनी क्या है, प्रायोरिटीज एंड स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। अब लेट्स से मान लेते हैं अगर हम रिलायंस की बात करें
तो उनकी बिजनेस फिलॉसफी है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करनी है, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचना है। पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है? उनकी प्रायोरिटीज़ हो सकता है कि एक्सटेंसिव सेल्स हों, बहुत सारे बिजनेस को एक्वायर करना हो, उनकी स्ट्रैटेजीज़ अलग-अलग हो सकती हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग होता है, क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना? इसलिए माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है। अगला है बेटा टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर रहे हैं? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन-कौन है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या-क्या है? डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन क्या है? कौन कितना पढ़ा हुआ है? क्या उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है? कितना प्रोफेशनल तरीके से आपका काम हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी क्या है? मतलब डायरेक्टर है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, मतलब पूरा कॉम्पोजिशन क्या है? ये भी आपकी वर्किंग को सीधा-सीधा इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर है, इसलिए इसको इंटरनल फैक्टर के अंदर रखा गया है। देन द नेक्स्ट इज़ पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्या सारी पावर्स सेंट्रलाइज हैं या पावर्स को डिसेंट्रलाइज भी किया गया हुआ है? देन एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज फॉर टॉप मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। किस हद तक शेयर होल्डर्स, किस हद तक इन्वेस्टर्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिम्मत दे रहे हैं, कितना साथ में साथ खड़े हुए हैं, कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि टॉप मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके। इनके बीच का भी रिलेशनशिप पावर स्ट्रक्चर के अंदर ही देखा जाता है। ठीक है बेटा जी। फिर अगला क्या है? कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। ये भी इंटरनल फैक्टर है। कंपनी की कैसी इमेज है, लोग आपकी कंपनी को कैसे परसीव करते हैं। ब्रांड इमेज लीड्स टू तीन चीजें। अगर किसी भी ब्रांड की अच्छी इमेज है, जैसे टाटा की बात करें, बहुत बढ़िया कंपनी मानते हैं लोग, तो उसके फायदे क्या है? आपको लोन इजीली मिल जाएगा, इजी फाइनेंस मिल जाएंगे, फॉर्मिंग अलायंस, आप किसी के साथ मर्जर करना चाहो, किसी के साथ एक्विजिशन करना चाहो, अलायंस बनाने में आसानी हो जाती है। एंड लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, क्योंकि आप इतने बड़े ब्रांड से आ रहे हैं, आपकी गुडविल बहुत बढ़िया है, तो आप इजीली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो मार्केट के अंदर। अगला क्या है? ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स। अब आपके लोग भी बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। उनकी कॉम्पिटेंस कैसी है, स्किल्स कितना है, कितने पढ़े लिखे हैं, मोरल कैसा है, चीटर्स तो नहीं है, एम्पैथेटिक है कि नहीं है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखते हैं इन द सक्सेस ऑफ फर्म। अगर आपके अंदर बहुत ही हाईली कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज हैं, हाई इन मोरल है और हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉइज अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को स्वर्ग बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, वो दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। खैर, यहां तक बात समझ में आई। ये तो थे सारे बेटा इंटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर होते हैं, लेकिन बिजनेस की वर्किंग को भाई साहब बिल्कुल इंपैक्ट करते हैं। ठीक है ना? चलो देखते हैं। पहला फैक्टर है कस्टमर्स। कस्टमर्स का मतलब क्या है भाई? अगर एक कंपनी को सक्सेसफुल होना है, तो वो सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? वो सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पास बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स हों। मतलब क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट अंडरस्टैंड एंड मीट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इट कस्टमर्स। मतलब हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं और हमारे कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों को पूरा करने के लिए अगर ये दोनों पूरा कर लेते हैं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। मतलब मेरे कस्टमर्स को किस प्रोडक्ट की जरूरत है और मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर हम दोनों चीजें कस्टमर को प्रोवाइड कर दें, तो कस्टमर आपका हो गया भाई साहब। अगला है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या? दो तरह के कॉम्पिटिटर्स होते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है, एक होता है बेटा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का मतलब क्या? मान लो ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया लेट्स से आईफोन्स। एक्सक्यूज मी, आईफोन उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया, तो दोनों लोग आपस में डायरेक्टली कॉम्पीट कर रहे हैं। एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी होता है, जैसे मूवीज का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर क्या हो गया? आईपीएल। मूवीज का इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया एम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स। अब लोगों को मजे करने के लिए पिक्चर देखने जाना था, अब वो पिक्चर ना देखने के बजाय कहां जा रहे हैं? वो जा रहे हैं वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, आईपीएल देखने जा रहे हैं। तो बात समझ में आ रहा है आपका? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो सेम प्रोडक्ट में डील करते हो, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जो सेम इमोशंस में डील करते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को?
अगला क्या है? सप्लायर्स। सप्लायर तो आज की डेट पे सबसे क्रूशियल आदमी है भैया। आपका प्रोडक्ट बनता है, वो बनता कैसे है? जब सप्लायर आपको कोई कमोडिटी सप्लाई कर रहा हो। अभी एक बात समझना, जब हम आते हैं बात सप्लायर के लिए, तो रॉ मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है उसका बहुत ख्याल रखना है। और आपका सप्लायर हो सकता है मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को सामान सप्लाई करता हो, तो आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स भी होने चाहिए। एक सप्लायर के ऊपर निर्भर आपको नहीं होना है। सप्लायर्स के यहां जब आप बात करते हैं तो हु सप्लाई रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू द कंपनी, अ फर्म शुड हैव मल्टीपल सप्लायर्स। अगर एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हुए और कल को उसने माल देना तुमको बंद कर दिया तो तुम्हारा धंधा चौपट है भाई साहब। अगला क्या है? मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, जिसको मिडिलमैन बोलते हैं हम लोग, ब्रोकर्स, जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक पिन का काम करते हैं बिटवीन कंपनी, बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड बिटवीन कस्टमर्स। तो मिडिलमैन का भी बहुत तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि होलसेलर हो गया या रिटेलर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही सीधा पॉइंट है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगली बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर में जो आती है, वो है फाइनेंशियरीज। फाइनेंशियरीज का मतलब कौन? शेयर होल्डर्स, जहां से आपने, मतलब फाइनेंशियल मतलब जहां से पैसा आया आपके बिजनेस के अंदर। शेयर होल्डर हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए। इनको प्रॉपर्ली डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनका ख्याल भी आपको रखना है। बिकॉज एक बार भी अगर आपका पेमेंट डिफॉल्ट हुआ तो आगे ये आपको लोन या आपको किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगला है पब्लिक, आम जनता। पब्लिक के अंदर क्या क्या आता है? पब्लिक के अंदर आता है मीडिया, इन्वायरमेंटलिस्ट, एनजीओज और लोकल कम्युनिटी। अब ये ना क्या होता है, दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन बिजनेस। इसमें ही देखो, तुमको नानी माँ की एक और कहानी याद आती है और वो सुनाते हैं तुमको। भाई आपने कुछ साल पहले सुना होगा, मैगी के साथ केस हो गया था। मैगी को यूपी में शायद कुछ ग्रेफाइट या लेड या ऐसा कुछ होता है, मैं साइंस का नहीं हूं, तो कुछ मेटल, हार्ड मेटल पाया गया मैगी के अंदर, विच वॉज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मैगी को अपना पूरा प्रोडक्ट इंडिया से हटाना पड़ गया था, विड्रॉ करना पड़ गया था। ऐसा कैसे हुआ? एक एनजीओ था यहाँ लखनऊ के पास, बाराबंकी ने, उसने ये चीज रिपोर्ट किया था जब उनका फूड टेस्टिंग किया। तो अभी कहना क्या चाहते हैं, पब्लिक आपके लिए पॉजिटिव इमेज भी क्रिएट कर सकती है और आपके लिए नेगेटिव इमेज भी क्रिएट कर सकती है। तो पब्लिक का भी ध्यान देना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जनता के लिए अच्छा होना चाहिए, एनवायरमेंट के लिए सेफ होना चाहिए। तो यहां तक तो थी बात माइक्रो एनवायरमेंट की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ये मैक्रो एनवायरमेंट क्या है मालिक? चलो शुरू करते हैं। चलो बेटा जी, अब हम लोग आते हैं मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर। अब भाई ये मैक्रो एनवायरमेंट क्या है? माइक्रो तो समझ में आ गया आप लोग को, जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। मैक्रो एनवायरमेंट क्या है? अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली और रेगुलरली इंटरैक्ट विद मैक्रो एनवायरमेंट। मतलब मैक्रो एनवायरमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस। अब मैक्रो एनवायरमेंट है क्या? आओ जरा देखा जाए। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैक्रो एनवायरमेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इनका कंपोनेंट्स है। ये कंपोनेंट्स आपको याद करना पड़ जाएगा। द ओनली पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये कंपोनेंट्स आप एक दो बार लिख लिख कर आप ध्यान दे देना, ये नोट्स आपके लिए बड़े हेल्प करेंगे। मैंने यहां पर इसके कीवर्ड मार्क करके दे दिए। तो चलो भाई, सबसे पहले हम एनवायरमेंट पर आने जा रहे हैं, मैक्रो एनवायरमेंट पर। उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या है, आओ जरा देखो। सबसे पहली बात, अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बोले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। पहला पॉइंट क्या है? इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। किसी भी देश के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना तेजी से ग्रोथ हो रही है, वो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर आएगा। मैं तुमको पहले से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा केस स्टडी आपको मैक्रो एनवायरनमेंट के ऑप्शंस पर आने जा रहा है। आपको केस दे रखा होगा, आपको एनवायरनमेंट पहचानना होगा और एनवायरनमेंट पहचानने के बाद आपको उसके कंपोनेंट्स लिखने के लिए बोल रहे होंगे। अगला देखो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज स्पिरिट ऑफ इन्वेंशन। कितना तेजी से इन्वेंशन करने की स्पिरिट है आपके देश के अंदर, इनोवेशन कैसा है अमंग पीपल, एंड फैसिलिटीज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके देश के अंदर कितना अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है, कितनी तेजी से आपकी कंट्री इनोवेट कर रही है, कितनी तेजी से आपकी कंट्री में इन्वेंशंस हो रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। थर्ड बात बोला, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स।
मतलब इंडस्ट्री के ऊपर और कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, बिकॉज जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा उतनी तेजी से आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी भी इफेक्ट होंगे। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी इंप्रूव्स, यही बात मैं अभी आपको बोल रहा था। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर आए तो आपने 4 पॉइंट समझ में आया कौन कौन से आपको लिख कर आने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगले एनवायरनमेंट के ऊपर आ जाते हैं, और अगला एनवायरनमेंट क्या है मेरी जान, ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, हम बात करते हैं पैसे से रिलेटेड चीजों की, ठीक है ना। सीधा सीधा बात यहां पर पैसों से हो रही होगी। तो पहला आप समझते हैं ना भैया कि क्या हो रहा है। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है किसी भी देश के अंदर। नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मतलब प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, क्या प्रॉपर्टी प्राइवेट आदमी खरीद सकता है या सिर्फ ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगी। दूसरा, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास होंगी। फिर फंक्शनिंग ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस कैसे गवर्न किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्राइस गवर्न होते हैं या सरकार गवर्न करती है, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। दूसरा, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्या पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं या उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम किसी देश का कैसा है, उसके अंदर ये 4 पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। इसके ऊपर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट गवर्न करता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन ये। स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर क्या है, कौन सा लेबर क्या काम कर रहा है। दूसरा, स्ट्रक्चरल ऑफ नेशनल आउटपुट, हमारा देश कितना प्रोडक्शन कर रहा है। अगला, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और सर्विस सेक्टर, इनके बीच में ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें कितना इक्विलिब्रियम है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थर्ड बात जो कही जा रही है वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, एक देश के अंदर कैपिटल मार्केट कितनी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज किस देश में क्या फॉलो होंगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी क्या है किसी देश की, इन पॉलिसीज के ऊपर भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिपेंडेंट है। देन आपको देखना है कि मार्केट कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, प्रोस्पेरिटी है, रिकवरी है, कौन सा फेज चल रहा है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक अगला पॉइंट है। तो अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, देश में पैसों का लेन देन कैसा हो रहा है आसान भाषा में, और इसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बेटा बात, ये आपके लिए लिख कर दे रहा हूं, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लेना, फ्री में अवेलेबल है सबके लिए भाई, बस आपको जाना है एप्लीकेशन के ऊपर और डाउनलोड कर लेना है। अगले पर आते हैं, और अगला है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। हमारे देश में सरकार कैसी है, कितनी स्टेबल है, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस कंसर्निंग मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन बिजनेस। भैया पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कैसा रोल है और उसका इंपैक्ट कैसा हो रहा है बिजनेस पर, यह देखना है। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारे देश का संविधान कैसा है और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बिलीव करता है। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारे देश में स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट की या इनस्टेबल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे हैं? मतलब ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट और स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो तो और आपस में ये दोनों एक दूसरे को काम ना करने दें, तो इनका रिलेशन कैसा है। थर्ड, फॉरेन एंड डिफेंस पॉलिसीज कैसी हैं हमारे देश के अंदर। फॉरेन डिफेंस पॉलिसीज मतलब क्या, हम बहुत एग्रेसिव हैं या हम बहुत सबमिसिव हैं या हम बहुत ही डिप्लोमेटिक हैं, किस तरह की पॉलिसीज फॉलो करते हैं। रिलेशन ऑफ द कंट्री विद द अदर कंट्री, हमारे नेबरिंग कंट्रीज या हमारी दूसरी कंट्री से संबंध कैसे हैं, क्या हम फ्रेंडली नेशन है या हम एनिमी नेशन है। अगला, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, मतलब पार्टी सिस्टम है हमारे देश में, इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, फंडिंग होती है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पर आएगा। और तुम कमेंट करके मुझे बताना क्या पॉलिटिक्स देश में बिजनेस को इंपैक्ट करती है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप मुझे जरूर बताइए। अगले एनवायरनमेंट के ऊपर आने जा रहे हैं, और अगला है सोशल एनवायरनमेंट। जब सोशल एनवायरनमेंट के बारे में बात होगी तो सोसाइटी एज अ होल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहला कंपोनेंट है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का मतलब साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं, वो इसके अंदर आने वाला है। दूसरा, इसके अंदर क्या आएगा, एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल रेशियो और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है आपको, किस एज के लोग रह रहे हैं, कितना इनकम कमाते हैं,
और उसके बाद हमने बताया मेल फीमेल रेशियो क्या होने जा रहा है। ये सब कुछ आएगा डेमोग्राफिक ट्रेंड्स के अंदर। जैसे बोलते हैं ना, भारत एक बहुत अमीर देश है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मिडिल एज है, मतलब यंग एज वाले लोग हैं, इसलिए जवान देश बोला जाता है भारत को। अगला, सोशल एटीट्यूड्स, हमारे देश के कस्टम्स कैसे हैं, रिचुअल्स कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं, उसको भी पढ़ना। सोशल एनवायरनमेंट, अगर मान लेते हैं कि अगर बहुत ही रिलीजियस प्लेस है तो आप वहां पर ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते हैं जो अल्कोहल या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो वहां पर ब्लॉक्ड हैं या बैंड है, आप वो वहां पर बिजनेस नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। अगला, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, हम न्यूक्लियर फैमिली हैं या हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। देन एजुकेशन लेवल कैसा है, यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। देन सोशल कंसर्न्स, मतलब पोल्यूशन के लिए हम कितना ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, करप्शन के लिए हम कितना ज्यादा प्रोएक्टिव हैं। ये सारे फैक्टर्स सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और सोशल एनवायरनमेंट आपका बिजनेस को इनडायरेक्टली जरूर गवर्न करता है। अब अगले पे आते हैं और अगला है बाबू लीगल एनवायरनमेंट। ये लीगल एनवायरनमेंट क्या है, आओ समझो। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटीज ऑफ लॉज क्या है, नया लॉज अगर जब भी बनता है तो हमारी जनता कितना इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जुडिशियल सिस्टम कैसा है एंड लॉज फॉर बिजनेस कैसे हैं हमारे देश में। जुडिशियल सिस्टम मतलब अगर आपको कोई दिक्कत हो गई तो कोर्ट कचहरी कितने दिनों में आपको सॉल्व कर सकती है, कहां पर जाएंगे अपनी कंप्लेन लेकर, किस कोर्ट में जाना है, तो वो सारी चीजें जुडिशियल सिस्टम के अंदर आएगी। और आपके बिजनेस के लिए कैसे कैसे लॉज बने हैं वो सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। तो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंट्री आता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे बच्चा मैक्रो एनवायरनमेंट के। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और ये है स्वॉट एनालिसिस करना। अब इस स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस का मतलब है किसी भी चीज की स्ट्रेंथ, किसी भी चीज की वीकनेस, किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी और किसी भी चीज का थ्रेट पता लगाना। हो सकता है आपसे पेपर में बोल दिया जाए कि किसी फला फला कंपनी का, मतलब एग्जांपल ले रहा हूं, आप स्वॉट एनालिसिस करके दिखाओ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मान लो आज की डेट में टाटा मोटर्स एक कंपनी है, आप उसका स्वॉट एनालिसिस करो, मतलब उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनकी अपॉर्चुनिटी और उनके थ्रेट के बारे में बताओ। मैं ऑटोमोबाइल का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा पैशनेट हूं ऑटोमोबाइल्स को लेते हुए। आओ समझते हैं टाटा मोटर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ क्या है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है कि उनकी कार्स में ड्यूरेबिलिटी है। ड्यूरेबिलिटी बोले तो सेफ है, और ये लीडर्स हैं मार्केट में, मतलब इनकी स्ट्रेंथ है, ये ईवी को लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं, इनकी वीकनेसेस क्या लिख सकते हैं, आफ्टर सेल्स बहुत खराब है, आफ्टर सेल्स सर्विस पर ये ध्यान नहीं देते। टाटा मोटर्स में अगर आपकी सर्विस सेंटर में गाड़ी गई है तो वहीं पड़ी रहेगी भैया, सही नहीं हो सकती इतनी जल्दी। अपॉर्चुनिटी क्या है इनके पास, अब लेट्स से इनके पास अपॉर्चुनिटी और क्या है, ये और लीड कर सकते हैं ईवी कमर्शियल व्हीकल्स में। कमर्शियल ईवी व्हीकल्स हमारे देश में इतना ज्यादा नहीं आ रही, और टाटा ईवी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में सबसे आगे है आज की डेट में, तो ये कमर्शियल में भी जा सकते हैं। और थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा थ्रेट इनको महिंद्रा है, बिकॉज महिंद्रा ने बहुत अच्छे ईवी व्हीकल्स लॉन्च किए। टेस्ला इनका थ्रेट है, इनके कॉम्पिटिटर BYD इनका थ्रेट है। ये इनको अपने कॉम्पिटिटर से कैसे बेहतर करना है ये इनके लिए थ्रेट है, और इनको इसी चीज को समझना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बता सकते हो कि नहीं। दिस इज स्वॉट एनालिसिस। अब मुझे लगता है कि आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब आपको करना क्या है, इसके नोट्स डाउनलोड कर लो। पहली चीज, अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल का एक्सेस चाहिए, तो आपको हमारे साथ स्पार्टन्स या फतेह कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेस क्लास। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।